प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो मानचित्र दिख रहा है वो एशिया का मानचित्र है और एशिया में वायु मार्ग और सागरीय मार्गों के संदर्भ में ये मानचित्र प्रदर्शित किया गया है कि दुनिया में कि एशिया वाले हिस्से में कौन कौन से ऐसे प्रमुख शहर हैं जिनको वायु मार्ग और जल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। तो आज हम इस वीडियो में जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जल मार्ग। जैसा कि आपको विदित है कि विश्व के मानचित्र पर या पृथ्वी पर लगभग 71% जल की मात्रा है और 29% स्थल भाग की मात्रा है। तो स्थल भाग पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग होंगे तथा वायु मार्ग का जो नेटवर्क है जिसमें एयरपोर्ट है आदि भी सड़क स्थल भाग पर ही होंगे। तो एक जलमार्ग ऐसा माध्यम है जो सस्ता, सरल, सुलभ है, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र पर है। तो जलमार्ग की वर्तमान समय में बहुत अधिक आवश्यकता आन पड़ी है। उसके पीछे कारण ये है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वजह से उत्पाद सस्ते हों, इसके लिए आवश्यक है कि लागत कम आए। किसी भी प्रोडक्ट को निर्मित करने के बाद यानी कच्चा माल बनाने में, निर्मित करने में और निर्मित माल को मार्केट तक भेजने में और परिवहन के साधनों का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। यदि परिवहन सस्ता हो तो मार्केट में और प्रोडक्ट टिका रह सकता है, लोकप्रिय हो सकता है। इसलिए आज विभिन्न औद्योगिक घरानों की या इंडस्ट्री की या उत्पादों की जो एक पसंद है वो है जल परिवहन। विभिन्न देशों की सरकारें भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं कि जल परिवहन केवल सामुद्रिक स्थिति तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि नदियों के माध्यम से नदियों के पानी को रोक करके, बांध बना करके उनसे नहरें निकाली जाएं और नदियों के राह में भी यदि कहीं रुकावट है तो उसको सुगम बनाने का प्रयास किया जाए और एक चौड़ा विस्तृत मार्ग बनाया जाए ताकि उसमें से जल परिवहन सुगम हो सके। ऐसा प्रयास सरकारों के द्वारा किए जा रहा है। भारत में भी इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जल परिवहन आज हम देखते हैं कि इस जल परिवहन का ही महत्व है कि सुएज नहर, पनामा नहर आदि के निर्माण से हजारों किलोमीटर की दूरियां बच गई हैं, समय बच गया है, धन बच गया है और परिवहन भी सस्ता हो गया है। तो फ्यूल, ईंधन बच गया है। जो 5,000 6,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ती थी तो उसमें समय, धन और ईंधन की बचत हुई है। ऐसा सस्ते जल परिवहन के कारण ही संभव हुआ है। भारत में भी हम ये देखें कि भारत सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किए हैं और जिस प्रकार नेशनल हाईवेज हुआ करते हैं, नेशनल हाईवे, वैसे ही वाटर नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग
बनाए हैं, जिनमें भारत की ब्रह्मपुत्र और गंगा, गोदावरी, कृष्णा, केरल में उद्योगमंडल चंपाकार नहरों को जोड़ करके जलमार्ग बना है। सामान्यतः जलमार्ग को हम आंतरिक जलमार्ग, नहर जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग के रूप में विभाजित कर सकते हैं। जलमार्ग के विकास के लिए जो आवश्यक है वो है, समुद्र की स्थिति में हम देखें तो समुद्र यदि का तट है वो यदि कटा-पटा होगा तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि उसमें जलयान आसानी से अपने लंगर डाल करके और टिके रह सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक जो तट है वो कटा-फटा होना चाहिए। ऐसी जगह पर बंदरगाह भी श्रेष्ठ माने जाते हैं कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ उनके सामने मौजूद हैं। एशिया के आंतरिक जलमार्ग को देखें तो एशिया में, और जिसे हमें देखने को मिलता है कि चीन में जो मुख्यतः जो जलमार्ग है वो है नदियों से जो जुड़ा हुआ है, वो यांगटी सिक्यांग नदी और इसके अतिरिक्त अन्य नदियां हैं, हान नदी, मीन नदी, सिक्यांग नदी। इन नदियों के माध्यम से माल अंदर तक पहुंच जाता है। जैसे माल यहाँ पर आया संघाई में, तो संघाई से और माल अंदर तक पहुंच सकता है। ये सब नदियों के पानी से संभव हुआ है। सरकारों ने जहाँ पहले नदियों में कहीं अवरोध हुआ करते थे उनको हटा करके साफ कर दिया है, ताकि नदियों के अंदर से और आसानी से जल परिवहन सुगम किया जा सके। ऐसा प्रयास प्रत्येक देश की सरकार कर रही है। भारत के संदर्भ में भी हम देखें तो भारत में कुछ जलमार्ग बनाए हैं, जिसमें गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया जो कि कोलकाता के पास है, से इलाहाबाद, जिसको हम आज प्रयागराज बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ कोलकाता के पास से और अंदर तक ये एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसी प्रकार जो दूसरा जलमार्ग है भारत में वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये सदिया से और धुबरी के बीच में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो भारत में जलमार्ग है वो है केरल में कुछ नहरें, उद्योग मंडल, चंपाकारा नहर, ये कुछ नहरों को आपस में जोड़ करके यहाँ केरल में और 204 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाए गए हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में और इस एरिया में गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी को जोड़ करके काकीनाडा मरक्कानम जलमार्ग बनाया गया है। इस प्रकार ये भारत सरकार द्वारा जलमार्ग बनाने के प्रयास किए गए हैं। अन्य नदियों पर, जैसे कि दामोदर नदी इस समय जल परिवहन हो रहा है, बराक नदी में हो रहा है, अन्य नदियों को भी जोड़ा जा रहा है। भारत में नदी जोड़ो जो परियोजना है उसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार माल सस्ता पहुंच जाए, ताकि वैश्विक मार्केट प्रतिस्पर्धा में कोई भी देश टिका रह सके, ये प्रयास सरकारें चाह रही हैं। म्यांमार में भी जल परिवहन का पर्याप्त विकास हुआ है, और म्यांमार में इरावती नदी एक प्रमुख जलमार्ग उपलब्ध करवा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जल परिवहन सामान्यतः बंदरगाह इस रूप में मदद करते हैं जल परिवहन की,
और जैसे भारत में मुंबई मुख्यतः 12-13 बंदरगाह माने गए हैं, जिनमें जैसे मुंबई है, इधर त्रिवेंद्रम है, चेन्नई है, कोलकाता है। इस को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने एक सागरमाला योजना भी ईजाद की है, और इससे आपस में ये मार्ग जुड़ जाएंगे ताकि ये अंदर से जो माल है वो बंदरगाह तक आसानी से पहुंच सकेगा। इसी प्रकार सागर सेतु एक है जिसमें जो श्रीलंका और भारत के मध्य में जो आदमपुर ब्रिज है उसको काट कर और सुगम रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जलयानों को और पूरा श्रीलंका का चक्कर ना लगाना पड़े, बल्कि यहाँ से और क्रॉस करके और जलयान कम दूरी तय करनी पड़े, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और इसी प्रयास में जैसे हम सुएज नहर, पनामा नहर आदि को देखते हैं, तो भारत में भी, चीन में, जापान में इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सस्ता जल परिवहन उपलब्ध हो सके। वायु परिवहन के रूप में देखते हैं तो वायु परिवहन के लिए आवश्यक है कि इकोनॉमिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, किसी भी देश की आर्थिक विकास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समतल मैदानी क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट उन्हीं जगहों पर बनेंगे। इसमें बाहरी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ही महंगा एक माध्यम है। इसमें इसका उपयोग करने वाले यातायात के रूप में ऐसे लोग भी होने चाहिए जो पैसा खर्च कर सकें। इसलिए आर्थिक संपन्न देशों में ही इस माध्यम का अधिक विकास हुआ है। जैसे हम देखें अमेरिका, यूरोप के देश, इन देशों में ही वायु परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही व्यापक पूंजी निवेश वाला एक माध्यम है, इंडस्ट्री है। वायु परिवहन की गति अत्यधिक तीव्र होती है। ये तीव्र गति वाला है कि जैसे आपको यहाँ से 5,000-10,000 किलोमीटर दूर जाना है, तो फिर 10,000 किलोमीटर दूर जाना है, तो ऐसी स्थिति में वायु परिवहन का इस्तेमाल किया जाएगा। मौसम ख़राब है, जैसे किसी वजह से, जैसे हम ये देखते हैं कि आज सामरिक दृष्टिकोण से वायु परिवहन का महत्व बढ़ गया है। पहाड़ी एरिया हैं, जैसे भारत में सियाचिन ग्लेशियर आदि, या फिर विभिन्न चोटियां हैं जहां पर भारत की सीमा पर और सैनिक तैनात हैं, तो उनको रसद सामग्री या सैन्य उपकरण हैं, इन सब को पहुंचाने का काम वायु परिवहन के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि उन जगहों पर सड़क और रेल नेटवर्क काम नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त कई बार ये देखने को मिलता है कि भूकंप आदि आ गया है, ज्वालामुखी आदि आ गया है, तो ऐसी स्थिति में जो रोड रेल नेटवर्क बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो वहाँ पर वायु परिवहन ही एक उपयुक्त साधन होता है। इसके अतिरिक्त जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ के समय में रेल और रोड दोनों ही नेटवर्क ख़राब हो जाते हैं, तो वायु परिवहन के माध्यम से ही हताहतों को, घायलों को वहाँ से लाया जा सकता है, डॉक्टर्स की टीम या रसद सामग्री वहाँ तक पहुँचाई जा सकती है। तो जो राहत कार्य है वो वायु परिवहन के माध्यम से ही और विपरीत परिस्थिति में आपातकाल में संभव हो सकता है। इसलिए वायु परिवहन किसी भी देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आज जो सामरिक दृष्टिकोण से हम देखें तो विभिन्न युद्ध हैं या युद्ध के जो प्रयोग हैं वो वायु के माध्यम से ही ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि लड़ाकू विमानों की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो वो वायु परिवहन का ही एक अंग है। तो इस प्रकार वायु परिवहन के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई जो बाधाएं हैं वो है, जैसे मौसम। जब मौसम ख़राब होता है तो वायु परिवहन को बड़ी के सामने बड़ा संकट होता है, जैसे धुंध है, कोहरा है, तो ऐसी में और जो जहाज़ हैं, वायुयान हैं, वो उड़ान नहीं भर पाते हैं। तो ये ऐसी कुछ परेशानियाँ हैं
कुछ परेशानियां भौगोलिक दशाएं भी पैदा करती हैं कि वहाँ पर पहाड़ी पथरीली भूमि है तो उसको लेवल करना पड़ता है। आर्थिक दशाएं यदि कमज़ोर है तो पूंजी के भारी निवेश की वजह से ये संभव नहीं हो पाता है। दुनिया भर में बहुत सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, लेकिन हम एशिया की बात करें तो एशिया में शंघाई है या बीजिंग है, मुंबई चेन्नई, काठमांडू है, दिल्ली है, इसके अतिरिक्त टोक्यो है जापान में। तो ये ऐसे जो स्टेशन हैं वायु परिवहन की, जिनसे दुनिया के अनेक देशों को और अनेक शहरों को उड़ान प्रतिदिन भरी जाती है और कई कई उड़ानें भरी जाती हैं। तो वायु परिवहन एक ऐसा साधन है जो आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से या ट्रांसपोर्टेशन के दृष्टिकोण, क्योंकि आज यदि कुछ महंगा माल यदि हमें मंगाना होता है, जैसे सोना चांदी आदि की जो है यातायात होता है वो मुख्यतः वायु परिवहन से ही होता है, क्योंकि महंगा और कम भारी या हल्का सामान जो है वो वायु परिवहन के माध्यम से और ट्रांसपोर्ट होता है। तो भारत के विभिन्न शहरों से प्रतिदिन दुनिया के तमाम देशों को उड़ान भरी जाती हैं। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि दुनिया जो ग्लोबल विलेज की जो रूपरेखा है, आज हम देखते हैं कि वैश्विक गांव की एक जो विचारधारा है, वैश्विक गांव, वो वायु परिवहन ने मुख्यतः बनाई है, क्योंकि एक स्टेशन से और दूसरे स्टेशन तक तो द्रुत गति का जो साधन है वो वायु परिवहन ही है, सड़क, रेल, जल और वायु, इन सब में। तो वायु परिवहन ने दुनिया को बहुत ही नज़दीक ला दिया है। तो इस प्रकार वायु परिवहन का महत्व आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, ऐसी अपेक्षा के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम दें।